ये कोशिश ये कर रहे हैं कि भाषा के नाम पर कहीं तमाशा करें। और भाजपा का जो स्टैंड है वो जिस स्तर पर भेदभाव हो सकता है, हर स्तर पर भेदभाव करने वाले लोग हैं। जो छोटे छोटे ऑटो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, उनके मराठी बोलने से मराठी भाषा का उत्थान होगा। भाषा का जो संपर्क का मुद्दा है वो गायब है। केवल राजनीति, और राजनीति भी क्या, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये चर्चा में बने रहने के लिए कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जो उद्धव है, उनको कॉर्नर करने की कोशिश है कि उद्धव बयान दे। एक तरफ तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो नेशनल लेवल पे वहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब बोलिए मराठी पे क्या बोलते हो, मराठी पे बोले तो फिर कांग्रेस पे आरोप लगे। एक राजनीति ये है। तब आप तिरंगा भी फहराने को तैयार नहीं थे, आप ही तिरंगा नहीं, आज घर घर तिरंगा लेके दौड़ रहे हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमारे देश में भाषा और क्षेत्र, इसकी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। ये बहुत लंबे वक्त से होती चली आ रही है और बार बार अलग अलग सूबों में अलग अलग तस्वीरें निकल कर आती रहती हैं। और अभी जब अलग अलग मसलों पर देश का एक सियासत गर्म है, खासकर जो जेन जी है, इसके अलावा जो जेन अल्फा है, वो सड़कों पर है। और क्यों है? उनके अपने मुद्दे हैं, मसले हैं, और ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं पूरे देश में बनी हुई हैं। लेकिन यदि हम भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस को देखें या केंद्र की सरकार को देखें, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो मसला जो है, भाषा का विवाद हो, क्षेत्र का विवाद हो, वो निरंतर निरंतर बना रहता है। और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर वो मसले मामले और गहरा जाते हैं। हमने बहुत सारे चुनाव अभी बीच में देखे हैं, जब होता था कि वो क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए, चुनाव खत्म, घुसपैठिए निकल गए, कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, कब पकड़ा, कैसे धरा, कुछ नहीं समझ में आता है मसला। अभी मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दो चीजें देश में बड़ी सरगर्म है। एक तो वंदे मातरम, और दूसरा महाराष्ट्र, जहां वो मराठी अस्मिता वो कहीं सबब बनी हुई है एक जबरदस्त विवाद का, जो मुंबई महाराष्ट्र में जो चल रहा है। तो बहुत जो माया नगरी है, वहाँ देश भर के से अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचते हैं लोग, और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बड़ी संख्या है वहाँ जो अपना कहीं आजीविका चलाते हैं, अपना घर परिवार को वहां रहते हुए या किसी न किसी तरीके से पालन पोषण करते हैं। और भी है राज्यों से पहुंचने वाले। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वहाँ, एक बड़ा मसला मुद्दा जो बना हुआ है, वो ऑटो और जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बोली मराठी अनिवार्य की हुई है। बहुत गर्म है मसला। तो यही विषय होगा। चलेंगे एक खास मेहमान जो महाराष्ट्र से आते हैं, सबसे उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे धनंजय कुमार जी, आप निरंतर देखते हैं। धनंजय सर, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत इसी से, जो अभी चल रहा है, एक मसला बना हुआ है, और वहां तो जो महाराष्ट्र के मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर नहीं आएगी, हमने 105 दिन की मोहलत दे चुके हैं, अब 30 दिन और 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त, और फिर भी नहीं आपने सीखी मराठी, तो फिर आप मान के चलिए आपके लाइसेंस, आपके बैच हमेशा के लिए निरस्त कर दिए जाएंगे। क्या चल क्या रहा है? अभी तो कोई चुनाव शायद महाराष्ट्र में नहीं है। कैसे जोड़े, कैसे देखें? इसका जो असर है, कहीं उत्तर प्रदेश तो हम मान सकते हैं वो सेंटर बनने वाला है। धनंजय जी, अनम्यूट सर, अनम्यूट 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 अनम्यूट। नमस्कार आपको भी, और आपके साथ जो देख रहे हैं चैनल को, उनको भी नमस्कार। देखिए, एक तो क्या है कि जब से ये शिक्षा को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ है देश में, तब से ये एक बना है माहौल कि बीजेपी के खिलाफ जो है देश में वातावरण बनता जा रहा है। और बीजेपी के खिलाफ जो वातावरण बन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा खतरे के निशाने पे जो है वो बीजेपी के सहयोगी दल है। वो चाहे टीडीपी हो, या नीतीश कुमार की पार्टी हो, या और दूसरे छोटे दल हो। अब उसमें से खास करके जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जिन्होंने बात की है, ये शिंदे जी की पार्टी है। एक नाथ शिंदे जी की पार्टी, जो शिवसेना तोड़ करके आए उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे के लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें डिच किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, और इन्होंने जो है शिवसेना को तोड़ा, और शिवसेना का चुनाव चिन्ह, उसका नाम भी हासिल कर लिया है। लेकिन विचारधारा जो है, जो विरासत है, जो विचारधारा है, वो क्या है? ये कहते हैं कि हमारी विरासत बाला साहब ठाकरे। अब ठाकरे साहब की विरासत पर जो है दो लोगों का कब्जा है।
एक उनके बेटा है और उनके साथ ढेर सारे जो है शिव सैनिक हैं, नेता हैं, और दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं। अब ये इतने सालों से हम लोग रीजनल राजनीति को देख रहे हैं। रीजनल राजनीति में सही मायने में विरासत जो है बेटों के पास होती है, परिवार के पास विरासत रहती है रीजनल पार्टियों की। बल्कि अगर कहें कि नेशनल पार्टी की विरासत परिवार के पास है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की विरासत किसके पास है? गांधी फैमिली के पास है। ऐसे में ये जो सत्ता के लिए आए हैं और बीजेपी ने इन्हें लाया है, खुद नहीं आए, बीजेपी ने इन्हें सत्ता के साथ उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए बीजेपी ने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करके इनको अपने साथ लिया है। लेकिन बीजेपी किसके साथ? बिहार में आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ रहे, कि नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं झेलवाया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ ही जो है बीजेपी की शुरुआत हुई है सही मायने में। और एक जमाना था जब शिवसेना जो है बड़ा भाई और बीजेपी छोटे भाई के तौर पे दोनों पार्टियां काम करती थी। आप उस समय बिहार में नीतीश बड़े भाई होते थे और बीजेपी छोटे भाई होते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब सामना में मैं काम करता था। दोपहर का सामना का मैं शुरुआत करने वालों में से रहा। मैं और संजय निरुपम, एक प्रेम शुक्ला जी जो है, जो आपके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हम लोग सब साथ ही थे। जनसत्ता से मैं और संजय निरुपम आए थे, उसके बाद और लोग आए। तो जो उस समय स्थिति थी, उस समय बाला साहब जो है, चूंकि आप याद कीजिए उसके पहले अखबार जब शुरू हुआ था उसके पहले ही बाबरी मस्जिद टूटी थी। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद देश में एक अलग तरीके का वातावरण था, हिंदुत्व। और बाला साहब ने भी उसी समय एक कहिए पाला बदला। बाला साहब की जो शिवसेना की शुरुआत हुई थी वो प्रांतवाद पे ही हुई थी, भाषा पे ही हुई थी। और उसमें दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ पहले आंदोलन चला, उसके बाद फिर उत्तर भारतीय भी उसमें लपेटे में आए। और तब था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाए। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहरी लोग आते हैं और छोटे मोटे रोजगार भी हासिल कर देते हैं। शिवसेना इस बिंदु पर शुरू हुई थी। लेकिन 90 के बाद शिवसेना का चरित्र बदलने लगा और उद्धव ठाकरे भी तब राजनीति में आ गए थे। हालांकि राज ठाकरे ज्यादा एक्टिव थे। मैं शुरुआत से इसलिए बता रहा हूं ताकि चूंकि ये जो कर रहे हैं मराठी भाषा के नाम पे जो तमाशा है, वो बेसिकली बाला साहब का के समय से शुरू है। तब क्या भूमिका थी, अब क्या भूमिका थी, जिन्होंने शुरू की मराठीवाद या प्रांतवाद या भाषावाद का खेल शुरू किया, वो कैसे बदल गए। तो 90s के दशक में बाला साहब ने इसको सॉफ्ट किया और भाषा और प्रांत की बजाय उन्होंने पूरे राष्ट्र को लिया और हिंदुइज्म को पकड़ा, हिंदू राष्ट्र। और आपको ये भी याद दिला दूं कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो बीजेपी के सारे नेता भाग गए। कोई ब्लेम लेने को तैयार नहीं थे कि उनकी वजह से सिर्फ ये मस्जिद टूटी। इवन अडवाणी हो या तब मोदी जी की तो चर्चा नहीं थी, अमित शाह कहीं थे नहीं, और आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उनका भी कोई अता पता नहीं था। लेकिन तब जो कल्याण सिंह थे या अडवाणी जी थे, व उमा भारती थे, वाजपेयी जी थे, इनमें से किसी ने नहीं लिया ये कि हमने तोड़ा है। तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमने तोड़ा है, हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। तो ये क्लेम किया था बाला साहब ने खुद, और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का एक अभियान या एक कहिए कि एक विचार खड़ा किया था उसी समय। और उसी के दौरान हिंदी सामना की शुरुआत हुई थी, ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और इसके अलावा हिंदी पट्टी में भी हम जाएंगे, और मध्य प्रदेश में शिवसेना की शाखा, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम प्रदेशों में शिवसेना के विस्तार की बात चली। उसी समय जो है उद्धव ठाकरे जी ने एक नारा दिया था, मी मुंबईकर। यानी मुंबईकर मतलब कर मतलब रहने वाला। मुंबई में जो रहने वाला है वो किसी दूसरे प्रांत का नहीं है, दूसरे भाषा भाषी का नहीं है, मुंबई का है, और उसके साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं होगी। हालांकि उस समय भी ये घटना हुई थी कि राज ठाकरे जो है, चूंकि इस विचारधारा के खिलाफ थे, कि उनका मानना था कि ये भाषावाद को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये हमारी रीढ़ है, इसको पकड़े रहना है। और वो उसके बाद कालांतर में फिर जो है अलग हुए और अलग चैप्टर बना। लेकिन जब बाला साहब के निधन के बाद बीजेपी ने धीरे धीरे अपना पास जो है वो शिवसेना पे बढ़ाना शुरू किया और शिवसेना को फाइनली तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे अलग हुए पूरी टीम लेकर के, और ऐसा लगा कि शिवसेना खत्म हो गई, क्योंकि पार्टी भी छीन ली।
नाम छीन लिया, पोस्टर छीन लिया, सिंबल चुनाव चिन्ह छीन लिया। जी। और उसके बाद जो है, लेकिन लोकसभा में बेहतर परिणाम आए शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के। और उसके बाद जो है एक बना कि नहीं है। अभी दिक्कत ये हुई है कि एक जानिए कि एक सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। जो 39 विधायक उस समय टूट के गए थे, उनकी अयोग्यता का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये टाला जा रहा है। वो क्यों टाला जा रहा है वो भी आप सब जानते हैं, हमारे हमें सुनने वाले भी जानते हैं कि ये इसके पीछे घोर राजनीति है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे सिस्टम का, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो या एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां हो या नारेबाजी हो, मीडिया हो, सबका अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जब डोल रहा है सिंहासन नरेंद्र मोदी जी का, तो वो पार्टियां जो टूट करके आई हैं बिना विचारधारा के, उनको लग रहा है कि हमारा क्या हो। तो ये जो है राज ठाकरे लगातार ये बात को उठाते हम रहे। इसको हम इसको हम इसको ऐसे देख सकते हैं धनंजय जी की ये मराठी अस्मिता से ज्यादा ये दल बचाओ राजनीति है, अस्मिता है। हाँ, दल बचाओ बिल्कुल अस्मिता राजनीति है, है। अपना मैं अपना वजूद बचाओ, अपना वजूद बचाओ। बिल्कुल उसी उसी पर आ रहा हूं। तो राज ठाकरे ने जब मन से पार्टी बनाई, तो उन्होंने मराठीवाद को पकड़े रखा। उनको शुरुआत में बड़ी अच्छी सफलता मिली, तब वो मराठीवाद को पकड़े नहीं थे। तब हिंदू मुसलमान सब कर रहे थे वो, कि सबको साथ लेके चलेंगे। उनको अच्छी सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद फिर जब वो मराठीवाद और हिंदुत्ववाद पे आए, तो उनकी सीटें लगभग गायब हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में आप याद कीजिए कि राज ठाकरे जी के बेटा भी नहीं जीत पाए चुनाव। ये स्थिति हो गई मनसे की। अब उसके बाद ये चाह रहे हैं, शिंदे जी चाह रहे हैं कि मनसे वाला जो एरिया था वो हम कब्जा कर लें, वो मराठीवाद हम करें। लेकिन अब मराठीवाद को आप लेकर के क्या महाराष्ट्र में आपकी सफल राजनीति हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो राज ठाकरे की यह सफलता बताती है कि मराठीवाद के नाम पर आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, देखिए मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई देश का ऐसा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जो पूरे देश में सबसे अलग किस्म का है। ये मिनी इंडिया है। वो दिल्ली से भी अलग है। चेन्नई तो बिल्कुल अलग है, कलकत्ता खत्म हो गया, अलग तरीके से है। तो मुंबई जो है पूरे देश के लोग, चाहे केरल के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे असम के लोग हों, चाहे गुजरात के लोग हों, पूरे देश के लोग यहाँ हैं। और यहाँ होने की वजह जो है कई चीजें हैं। एक तो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से लोग यहाँ आते हैं। दूसरा है यहाँ जो यहीं से जो है, जो उत्तर भारत के लोग विदेश जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट जाए या कहीं जाए, उनको आसानी होती है मुंबई से। वो फ्लाइट लेते हैं और उधर चले जाते हैं। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, आप उसको कर दीजिएगा। जैसे कि मुंबई जो चलता है, कहते हैं मुंबई के चलने में जो खासकर श्रम का क्षेत्र को है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बिहार और उत्तर प्रदेश का माना जाता है कि वो सबसे बड़ा योगदान देते हैं। ऐसा आप उसको करिएगा, करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कर, एक बड़ी आबादी है। और बड़ी, देखिए क्या है, अब अगर आप गौर कीजिएगा तो मुंबई में सिर्फ मराठी आबादी नहीं है। मराठी आबादी जो है 25 से 30% अब रह गई। 70% आबादी गैर मराठी है मुंबई में। और 70% जो आबादी है वो किसी खाली उत्तर भारत की नहीं है, वो सब जगह की है। और उनकी संपर्क भाषा क्या है? उनकी संपर्क भाषा हिंदी है। आप ये गौर कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। हम इसलिए पूरे सिलसिले से मैं समझा दे रहा हूँ। उसकी संपर्क भाषा, 90% लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। 30% लोगों की अब संपर्क भाषा या कहिए उनकी भाषा अगर मराठी है। एक तो ये एक बिंदु है, एक बिंदु आप पकड़िए। दूसरा बिंदु मैं खड़ा करता हूँ। मुंबई में जो आने वाले लोग हैं, या ठाणे, मुंबई, न्यू मुंबई, ये पूरा जो जोन है, जो सराउंडिंग है, जिसे एनसीआर कहते हैं दिल्ली में, वैसे ही सराउंडिंग जो है, उसमें बड़ी आबादी गैर मराठी आबादी। गैर मराठी आबादी, जब आप समझिए, आप मुंबई आते हैं, आप नहीं रहते हैं मुंबई में, लेकिन मुंबई आप आए हैं किन्हीं वजह से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियों में आपका ट्रांसफर हुआ है, या किसी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने आते हैं। टाटा भी बहुत लोग आते हैं। टाटा का कैंसर अस्पताल जो है वो पूरे देश भर में फेमस है। वो वहाँ उसके लिए भी आते हैं, इलाज कराने भी आते हैं। दूसरे तो इतनी दूसरे बड़ी देशों आबादी है, दूसरे और आप देशों कल्पना कीजिए, दूसरे देशों के लोग भी आते हैं जो जहाँ आते हैं। अफोर्ड। आप कल्पना कीजिए कि अगर मराठी बोलने वाली खाली लोग यहाँ हों, तो कैसे वो चलेंगे? कैसे चलेगा कारोबार? तो ये जो भाषा का जो विवाद है, कि भाषा से यहाँ के लोगों को, मराठी लोगों को दिक्कत हो रही है। मराठी लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होती।
जो बाकी प्रदेशों के लोग हैं उनको मराठी समझने में दिक्कत हो सकती है, मराठी समझ भी ले तो बोलने में दिक्कत हो सकती है उनको। लेकिन ये जो कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के, हालांकि इसमें सब शामिल है, बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, और वो चाह रहे हैं कि मराठीवाद के नाम पर एक किला पकड़े रहें। अक्सर लोग बोलते हैं संस्कृति की बात करते हैं, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी दुनिया के लोग इधर से उधर हो रहे हैं। कोई कह सकता कि हमारी संस्कृति एकदम खालिश बची रहेगी? क्या मध्य प्रदेश की संस्कृति जो है वो बची हुई है, उसमें घालमेल नहीं हुआ है? क्या सब आप जो है काष्टा साड़ी और फलाना पहनते हैं? जो यहाँ का रीति रिवाज, आज यहाँ मुंबई आप आइए तो बटाटा बड़ा से ज्यादा जो है इडली सांभर बिक रहा है, देखा है। बटाटा बड़ा से ज्यादा जो है मेंदू बड़ा बिक रहा है, ठीक है बात, ठीक ढोकला खमन बिक रहा है, जलेबी बिक रही है। है। जी। तो इसको एक देखिए रंग बदल गया है। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि भाषा के नाम पर कहीं तमाशा करें, और भाजपा का जो स्टैंड है वो जिस स्तर पर भेदभाव हो सकता है, हर स्तर पर भेदभाव करने वाले लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े में समाज को बांट के रखते हैं, वो धर्म के नाम पर हो, वो जाति के नाम पर हो, वो प्रांत के नाम पर हो, वो भाषा के नाम पर हो, देखिए वो उनका किसी भी उनका स्तर पर उनका कर सकते हैं। उनका धनंजय सर, हिंदू और मुसलमान वो कार्ड फेल है। तो अब ये भी करना, मैं दो तीन एक चीज, आपने जो प्रताप इनका नाम लिया मिनिस्टर का, मैं एक वो दिखाता हूँ, एक आध और जो पीड़ित को जो उनका दर्द है मैं देखिए दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये देखिए, ये परिवहन मंत्री महाराष्ट्र। मराठी लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट दिखाया था और सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिए, मगर ये संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो 105 दिन की मोहलत जो है वो ख़त्म हो गई। अभी कल से हमारी तैयारी होगी कि जिनको अभी व्यवहारिक ज्ञान अगर मराठी का नहीं है तो हमारे आरटीओ के अधिकारी उनको चेक करेंगे, उनके साथ मराठी में संवाद रखेंगे और उनको मराठी अगर नहीं आती है तो नोटिस देंगे। 1 महीने के अंदर अगर वो बोल नहीं पाए तो उनका लाइसेंस जो है वो 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, और फिर 3 महीने में भी उनको अगर मराठी नहीं आया तो पूरे कार्यकाल के लिए उनका लाइसेंस और बैच कैंसिल करने की जो कानूनन कार्रवाई है वो हमारी कल से हो रही है। और मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी लाइसेंस रद्द हो, मगर किसी का भी बैच रद्द हो, मगर महाराष्ट्र में आने का, महाराष्ट्र में व्यवसाय करने का, महाराष्ट्र में पैसे कमाने का और महाराष्ट्र के प्रति अनादर दिखाने का, ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा अनादर दिखाने का। और एक ये बाइट और जो एक पीड़ित है बेचारा, उसकी भी सुनिए, ये भी सुनिए। भाई अभी तो उनको टाइम देना चाहिए, और पहली बात रद्द करने के लिए तो इन लोगों को तो ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, किसी की रोजी रोटी खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी ये मांगे हैं कि सरकार को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। काफी मुझे लगता है सभी की वही दर्द है, सबकी वही पीड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति का। देखिए, रोजी रोटी छीनने की तैयारी एक, और फिर वो वंदे मातरम भी जोड़ते हैं, दोनों पर आप समाप्त कर दिएगा। मेरा समय 17 मिनट हो चुका है जी कैसे कैसे ये देखिए, चीजें, क्या आप ये नैरेटिव बदल पाएंगे, ये चीजें चलेंगी, आप क्या कहेंगे सबके सामने? कुछ नहीं, वो खुद हिंदी बोल रहा है, वो खुद हिंदी बोल रहा है, और जो उनका इलाका है थाने, उसमें ढेर सारे हिंदी भाषी है। जो अच्छा देखिए, आप ये मगर सवाल कीजिए कि ये किस लिए, तो एक मैंने बताया पॉलिटिकल। अब मैं आता हूं भाषा पे। क्या जो छोटे छोटे ऑटो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, उनके मराठी बोलने से मराठी भाषा का उत्थान होगा? मराठी भाषा का इससे उत्थान होगा? मैं अपने उदाहरण देता हूं। मैं जब बॉम्बे जनसत्ता आया, शुरुआत में 90 की बात कर रहा हूँ, 1991 की, तो मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा था। वहां जो हमारी मराठी साथी थी रेखा देश पांडे, बड़ी चर्चित जर्नलिस्ट रही हैं वो, माधुरी वगैरह में थी वो, उन्होंने कहा धनंजय तुम हिंदी मराठी नहीं भी बोलोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला मराठी। फिर मैं बाला साहब के अखबार में काम किया, वहां भी मुझे किसी ने नहीं कहा कि नहीं तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। बाला साहब खुद हिंदी में हमसे बात करते थे, उद्धव हिंदी में बात करते थे, राज ठाकरे खुद हिंदी में बात करते थे, पूरा ऑफिस स्टाफ हिंदी में बात करता था, सुभाष देसाई बात करते थे हिंदी में। किसी ने नहीं कहा कि धनंजय तुमको मराठी बोलनी ही पड़ेगी। देखिए, भाषा का जो अब ग्लोबल जो ये है, एक तो भाषा और संस्कृति और भाषा का उत्थान, ये टेम्पो ऑटो ड्राइवर के बोलने से भाषा का उत्थान नहीं होने ठीक बात, वाला। अब ठीक। दूसरा जो बचता है, संस्कृति जो है, ये लोग आकर के आपकी मराठी संस्कृति को बर्बाद नहीं करने वाले। मराठी संस्कृति जो है वो है, बल्कि लोग अपनाते हैं। ये यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहां हमको भी पता चलता है कि क्या क्या यहाँ होता है। तो अब सवाल, मेरा मेरा बेटा मराठी बोलता है, मेरी पत्नी मराठी बोलती है, वो तो यहीं पली बढ़ी है।
मेरा बेटा यहाँ पढ़ाई कर रहा है तो मराठी जानता है। जो यहाँ लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको मराठी आती है। अब हम जैसे लोग समझिए कि हम लोग आए, आपको मौका ही नहीं मिला, आपको किसी ने कहा ही नहीं। तो अब जब आप ये कर रहे हो, इससे मराठी भाषा का उत्थान नहीं होने वाला है। एक दूसरा, ये अगर मान के चल रहा है कि इसमें मराठी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मराठी में ऑटो वाले नहीं बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, जो समझ में नहीं आती है, ये भी सही नहीं है। कि हिंदी समझ में किसी को नहीं आती, ये भी सही नहीं है। अब तीसरी बात, ये रोजगार की बात करते हैं कि जो है इससे क्या होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे भाई, रोजगार मिलेगा तो इन ऑटो वालों को जो लाइसेंस देने का काम किया है, वो पहले नहीं देते, दे दिया। कितना रोजगार खड़ा करेंगे ऑटो टैक्सी के नाम पर? कितने कितने मराठी लोग हैं जो बेरोजगार हैं कि ऑटो टैक्सी हम नहीं चला पा रहे हैं, कितने लोग। और आप ये समझिए कि अब जो ये जो टैक्सियां जो चलने लगी हैं, और वो ओला उबेर वगैरह वगैरह, वो तो अंग्रेजी में आप करते हैं, बुक करते हैं, सारी चीज अंग्रेजी में करते हैं। कहाँ मराठी में करेंगे? वो जितने ड्राइवर हैं वो सब पढ़े लिखे लड़के हैं, वो सारी भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, सब। तो भाषा का जो संपर्क का मुद्दा है वो गायब है, केवल राजनीति है। और राजनीति भी क्या, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये चर्चा में बने रहने के लिए कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि चर्चा तो हमारी हो नहीं रही है, हम कहाँ हैं, तो इसी आधार पर कुछ जो है करते हैं। और कहीं इसमें से शिवसेना भी अब बेसिकली एक और राजनीति यह है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जो उद्धव है, उनको कॉर्नर करने की कोशिश है कि उद्धव बयान दे। एक तरफ तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो नेशनल लेवल पे उस वहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब बोलिए मराठी पे क्या बोलते हो, मराठी पे बोले तो फिर कांग्रेस पे आरोप लगे। एक राजनीति ये है। तो लोग जो है राजनीति समझते हैं, लेकिन एक और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं वर्किंग मराठी आनी चाहिए। वर्किंग लैंग्वेज क्या होती है? वर्किंग लैंग्वेज से मतलब क्या है आपका? वर्किंग लैंग्वेज से क्या मतलब है? दूसरी बात, आप कह दो कि भाई अब इस फील्ड में कोई व्यक्ति जो दूसरी भाषा भाषी का है वो नहीं काम करेगा। आप कानून बना दो, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है, आप राज्य सरकार में हो, कानून बना दो। इसमें ये बताइए, यूपी में नुकसान नहीं होगा? अभी चुनाव आ रहा है यूपी में, जब यहाँ इतने बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, आप चीजों को नहीं होगा कि आप बीजेपी से, आप इधर कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे हो, उससे कर रहे हो उद्धव से, तो ये भी होगा। और दूसरा वंदे मातरम, दोनों पे सब। देखिए, नुकसान तो कुछ नुकसान तो बीजेपी का होगा वहां। अब ये इसीलिए बीजेपी उकसाती है दूसरे लोगों को, ताकि ब्लेम उनके ऊपर ना जाए, राजनीति भी हो जाए। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, वंदे मातरम वाला भी वही कि आप जो है वंदे मातरम इतने 1950 से जो गाया जा रहा राष्ट्रगीत, तब आप तिरंगा भी फहराने को तैयार नहीं थे। आप ही तिरंगा नहीं, आज घर घर तिरंगा लेके दौड़ रहे हो। तो आपका जब मन करे देशभक्ति चालू हो जाए, आपका जब मन करे देशभक्ति बंद कर दो, ऐसी देशभक्ति होती है क्या? और आपका खाली देश है, देशभक्ति खाली आप ही जानते हो। और आप दूसरे, देखिए उसका मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, अभी समय नहीं है हमारे पास कि आनंद मठ किस लिए लिखा गया, वो गीत कब लिखा गया, उसकी क्या भूमिका थी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि आनंद मठ की रचना मुस्लिम विरोध में है। उसका आधार जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार है, वो राष्ट्रभक्ति का आधार नहीं है। तो आप जिसको घुसाना चाहते हो, जितना पार्ट लिया गया है, वो पार्ट जो है उसका किसी से बैर नहीं है। और एक और बात, जनगण मन ये तो छोड़ दीजिए, इसमें तो देवी सरस्वती वंदना और लक्ष्मी माँ और इन सबका जिक्र है, दुर्गा माँ का जिक्र है। जनगण मन में तो किसी का जिक्र नहीं है, किसी देवी देवता का। 1986 में यह मामला आया था केरल से, जब केरल के कुछ बच्चों को स्कूल से इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था कि तुम गा नहीं रहे हो नेशनल एंथम। उसने कहा था कि हम इसलिए नहीं गा सकते कि हमारी धर्म का पाठ जो है इजाजत नहीं देता। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को गाने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो, बाध्य नहीं कर सकते हो। वो खड़ा है, वो कोई अपमानित करने वाला काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप गा नहीं सकते, आप कह नहीं सकते कि गाओ। एक और लास्ट बात, 6 अंतरे का गीत बीजेपी के पहले नेता खुद ही गाना सीख लेना, नहीं आता, रोज बजाएं रेडियो पे, संसद शुरू हो, कहीं हो, बीजेपी का अभी जो वो उनका जो फेमस गीत है आरएसएस वालों का, नमस्ते सदा वत्सले, उसकी जगह वही गीत बजाए ना, रोज याद करा दे सबको, फिर देखें क्या होता है। तो ये पूरी की पूरी राजनीति करने के लिए ये न केर
प्रकार इन सत्ता में बने रहने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है या जो देश का माहौल है वो पलट चुका है। अब राहुल गांधी अलग तौर पे दिख रहे हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी का जो जो आभा थी वो जा चुकी है, अब अंधेरे की तरफ पड़ रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि अब कोई फंडा कोई काम नहीं आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तमाशा जो है, आपने शब्द अच्छा इस्तेमाल किया, तमाशा, और ये जो खुद की अस्मिता को बचाने का खेल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और जनता इसको समझ रही है, और आप कहें ना इन तिलों से तेल निकल रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद अच्छी चर्चा, आभार। तो सब सुन रहे थे धनंजय कुमार जी, और हम बात कर रहे थे जो मराठी या जो क्षेत्रीय जो मसला मामला है अभी गरमाया हुआ है महाराष्ट्र में, बाकी वंदे मातरम भी आपने सुना। तो कुल जमा इसके पीछे क्या कुछ है, सब बातें वही है, लेकिन मैं खासकर महाराष्ट्र को फोकस कर रहा था, और बड़ा तफसील से उन्होंने सारी चीजें रख दी हैं आपके सामने। चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी प्रकट कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना पाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी, प्यार वस्ता में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।